से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और हम आज अपना ये कह सकते हैं राष्ट्रपति का जो लेसन जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज थर्ड पार्ट है और ये छोटे छोटे पार्ट इसलिए बन रहे हैं ताकि लॉन्ग जो वीडियो है उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो फिर स्किप करके देखने से फिर इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तो इस वजह से मैंने इस राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जो हो सकता है कि अपने एग्जाम में आ रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट में बनाए हैं। 3 पार्ट में ये जो लेसन है आज नहीं, आज इसका लास्ट पार्ट होगा, पूरा हो जाएगा। तो वो अब इस लेसन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये दूसरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि यह जो वर्तमान में जितने भी एग्जाम है तो इसमें ये जो पॉलिटिकल के जो लेसन्स होते हैं वो हर किसी के लिए एक जीके की तरह होते हैं। तो इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये आप अच्छा कर सकते हैं सबके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखना है कि यहाँ पे है राष्ट्रपति और आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, तो जस्ट अगर आपको ध्यान है तो इससे पहला वाला अगर आपने जो वीडियो देखा है, ठीक है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जो सेकंड पार्ट था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लेसन था वो ये था कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति क्या है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति क्या है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो ये लेसन है वो एंड हो जाएगा और अब हम देखेंगे आज आपातकालीन शक्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होगा कि आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कौन से संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना है। भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान का भाग, ये वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित उल्लेख किया गया है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अधिक कह सकते हैं कि अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में आते हैं। यानी एक तरह से ये है कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ठीक है ना, वे एक संविधान के द्वारा एक तरह की ऐसी व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इस तरह से इसमें राज्यों का कोई इतना सहयोग या कह सकते हैं कि भागीदारी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो लक्षण है वह एकात्मक संविधान की ओर इंगित करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संविधान का भाग 18 और 18 में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद है, यहाँ पे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कि 352 क्या है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो ये तीनों अनुच्छेद हैं वो आपातकालीन शक्तियों के बारे में विस्तार से वर्णन करता है और इस तरह की व्यवस्थाएं अपने भारतीय शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये इस तरह का लागू हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अनुच्छेद 352 जो है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, आपको सबसे पहले ये जो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 352 के तहत कौन सी व्यवस्था यानी कौन सा आपातकाल लगता है। तो एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 352 और 352 को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आपातकाल इसको घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल ये कह सकते हैं इसको। अब इसके अलावा इसको और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा ये मतलब ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 352 धारा कब लगती है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे या तो भारत के किसी क्षेत्र में, ठीक है ना, या तो भारत के किसी क्षेत्र में या पूरे भारत पर अगर युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, तो युद्ध का अगर कोई वजह है, युद्ध है या बाह्य आक्रमण। अब ये आक्रमण कैसा होगा, आक्रमण यानी बाह्य, ये यहाँ पे एक जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बाह्य आक्रमण, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर कंडीशन है वो इसको याद रखना है। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह, अब यहाँ पे जो आंतरिक अशांति थी, ठीक है ना, उस शब्द को हटा दिया गया है क्योंकि अशांति यानी आंतरिक अशांति के आधार पर है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता, इसका दुरुपयोग बहुत बार होता है। इस वजह से अब सशस्त्र विद्रोह वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो अनुच्छेद 352 का मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या भारत के किसी भी क्षेत्र या भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा जब कब, यानी जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण किया जा सके या सशस्त्र विद्रोह हो। तो जैसे आपको पता है 1962 की बात करें तो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था तो उस समय जो भारत में जो लगा था आपातकाल वो राष्ट्रीय आपातकाल था, यानी अनुच्छेद यहाँ पे ध्यान रखना 352, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो एक बार इस वीडियो में जैसे आपातकालीन शक्ति आपने पढ़ ली तो इससे बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने एक एक को आराम से एक एक पार्ट एक वीडियो में एक पार्ट कह सकते हैं स्पेशल उसको फोकस किया है। तो उस पर ही आपका प्रश्न बनता भी है और आपको ध्यान भी रखना है।
अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो युद्ध या बाह्य आक्रमण वगैरह होता है, तो ये कब कब भारत में इस तरह का आपातकाल लगा है। तो इस तरह का जो आपातकाल लगा है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो लगा था 1962 जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। फिर 1971 जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। उसके बाद 1975 में एक बार और इसका आपातकाल है वो लागू हुआ था। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है ये अपने एक कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के तौर पे आंतरिक शांति वर्ड का यूज होता था। तो इस तरह से 3 बार लगा है। अगर आपके प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, ये प्रश्न आ जाए कि भाई अनुच्छेद 352 जो धारा है या अनुच्छेद वो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो कितनी बार वर्तमान में कितनी बार इस आपातकाल घोषित हो चुका अनुच्छेद 352 के तहत। तो ध्यान रखना है 3 बार, ठीक है ना। तो इसको क्रम से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आता है, किसकी शक्तियों में, ये आपातकालीन राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से आपातकाल घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है और कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है और वास्तविक काम या जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि पीएम व उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है ना, पीएम और मंत्रिपरिषद लिखित रूप में, ध्यान रखेंगे, लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचना दें तभी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद क्या करेगी, लिखित में राष्ट्रपति को ये सूचना देगी या अवगत कराएगी कि भाई फलाने राज्य या फलाने क्षेत्र, कह सकते इस क्षेत्र में ये आतंक हमला हुआ है या बाह्य युद्ध वगैरह हुआ है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 धारा लगानी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के लिखित अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति ये करेगा। अब इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब संसद अनुमति नहीं दे, मतलब कह सकते हैं कि बिना संसद की अनुमति के अनुच्छेद 352 धारा कब तक लागू रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, बिना संसद की अनुमति के यह आपातकाल कितने समय तक रह सकता है, 2 माह। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। बिना संसद की अनुमति के भी राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 धारा है वो 2 माह तक रह सकती है। अगर 2 माह के अंदर, 2 माह के उपरांत अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, तो आपातकाल निरस्त हो जाता है। लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जो संसद है वह इसको 1 माह के अंदर अगर अनुमति दे देती है तो इसको आगे 6 माह तक, 1 माह बाद संसद की अनुमति के उपरांत इसे 6 माह आगे और बढ़ाया जा सकता है। कितना, 6 माह इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था चलती है। अब ये तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि 2 माह बिना बीए हो सकता है और 2 माह तक अगर नहीं करे तो इसको आपातकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन जब संसद 1 माह बाद इसको अनुमति यानी कह सकते हैं इसको स्वीकृति दे दी थी आपातकाल की, तो 6 माह तक और बढ़ा जा सकता है और इसके बाद इसी तरह संसद के स्वीकृति से ये आगे आगे बढ़ सकता है। अब ये तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 352 धारा लग गई, तो इसे लगने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अभी आप देखिए प्रभाव क्या होता है, तो वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो प्रभाव क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी अनुच्छेद 352 धारा या किसी राज्य क्षेत्र में लगी है, तो उस राज्य क्षेत्र से संबंधित यानी जो उस राज्य में जो सरकार है
उस सरकार का जो अधिकार है कानून निर्माण संबंधी या जो भी है, वे अधिकार उस तरह से केंद्र के पास चले आ जाएंगे। और ध्यान रखना कि जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार व्यक्तियों के अनुच्छेद 352 धारा अगर लगती है उस क्षेत्र में, और वहां पर उन व्यक्तियों के मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। और विशेषतः आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त की दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। कितनी? अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार है वो इनसे छीन लेंगे, यानी ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। यानी लगभग सभी, और व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में भी नहीं जा सकता, वहां पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए होता है, तो व्यक्तियों के अधिकार नहीं होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाता है कि आपातकाल लगने के बाद भी व्यक्तियों के कौन से अधिकार है जो नहीं छीने जाते हो, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 और 21 ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपराध शुद्धि है उसके विरुद्ध संरक्षण, या कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह का जो अधिकार होता है, यानी आपको अपने जीवन है उसको बनाए रखना, अपने जीने का पूरा अधिकार, तो ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो कितना भी खतरनाक आपातकाल हो, बट आपके ये अनुच्छेद 21, 20 और 21 से वो आपके अधिकार आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 धारा लगे फिर भी ये आपके पास रहेंगे। अदरवाइज बाकी जो अधिकार है वह कुछ समय तक आपसे, यानी कह सकते हो उस राज्य की व्यवस्था, उस नागरिकों से वो अधिकार छीन लिए जाते हैं। और पूरा जो कंट्रोल है उस राज्य का या जिस क्षेत्र में वो लगा है, तो उस राज्य की जो व्यवस्था है वह पूरी की पूरी केंद्र सरकार के पास आएगी। और वहां पर शासन संचालन है वो केंद्र के यानी संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति आदेश देगा और संसद के माध्यम से वहां पे कानूनी व्यवस्था चलेगी। अगर संसद में कोई छत्र मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा वहां पे पूरी तरह से कंट्रोल में रखेगा उसको। समझ में आ गया? ये पूरे भारत पर भी लागू हो सकता है, या किसी एक क्षेत्र विशेष है तो वहां पर भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इसके बाद वहां की शासन व्यवस्था का नियंत्रण और कंट्रोल संसद के, मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के पास आ जाता है और वह इसको नियंत्रित करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अनुच्छेद 352 और कब कितनी कितनी बार लगा है। और ध्यान रखना ये ध्यान रखना अनुच्छेद जो ये 62 है, ठीक है ना, अनुच्छेद सॉरी ये चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, इसको 72 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 71 और 75 का जो आपातकाल समाप्त किया था वो 76 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने अनुच्छेद, ये होने के बाद अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 धारा का यूज कब किया जाएगा और इसके तहत क्या व्यवस्था रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आगे देखिए, तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे अनुच्छेद 356, जिसको एक तरह से और नाम भी कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और इसको एक तरह से ये कब लागू होता है, या इसका एक और दूसरा नाम है तो हम कहेंगे संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है। तो इस तरह इस वजह से अनुच्छेद 356 धारा लगती है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो अनुच्छेद 56 यानी 6 से याद रखना है शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। और ये कब लगता है, 56 यानी संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। तो से ध्यान रखना है, 356 से राष्ट्रपति शासन लगेगा। और यह कब किस वजह से लगेगा, तो संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा सूचित किए जाने पर, या मतलब राज्यपाल के द्वारा सूचित किए जाने पर उस राज्य में, या बिना राज्यपाल के सूचित किए अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भाई वो फलाना जो राज्य है उसमें व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है ना, संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति है अनुच्छेद 356 धारा लगाता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको देख लीजिए, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था
संविधान के विरुद्ध कार्य करे तब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन घोषित करेगा। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे मैं समझा रहा था, तो ये यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 356 धारा है वो कब लगती है। जब किसी भी भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र, कोई भी राज्य है, वह संविधान के अकॉर्डिंग अपना राज्य, अपनी शासन व्यवस्था, अपनी राज्य शासन यानी राज्य सरकार नहीं चलाता है, तब वहाँ पर अनुच्छेद 356 धारा है वह लगती है, यानी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और यह किस कंडीशन में, तो ध्यान रखना है, या तो राष्ट्रपति को वहाँ का राज्यपाल ये सूचित करे कि भाई ये जो इस राज्य की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री जो व्यवस्था है, वो संविधान का अतिक्रमण करिए, तब राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अदरवाइज बिना उसके भी अगर राष्ट्रपति को ये विदित हो जाए किसी कारणवश के वहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 धारा का यूज करेगा। अब इसके तहत इफेक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य क्षेत्र में जब ये इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, ठीक है ना, तो अब इसमें आपको ध्यान रखना कि ये एक महत्वपूर्ण है कि संसद की बिना अनुमति के भी ये 1 माह तक जारी रह सकता है। कितने? 1 माह तक। और अब इसको एक इम्पोर्टेंट है कि इस आपातकाल की अवधि, अगर हम अवधि की बात करें, किसकी बात करें? अवधि की, तो अवधि को ध्यान रखना संसद की अनुमोदन के बाद, अवधि को हम याद ध्यान रखेंगे, संसद के अनुमोदन ठीक है ना, संसद के अनुमोदन के बाद वह जो आपातकाल है वह 6 माह तक लागू रहता है। कितना? 6 माह तक बढ़ेगा। और इस तरह से संसद के द्वारा और प्रस्ताव पारित कर यही जो है 6 माह और कर सकते हैं। यानी इस तरह 6 माह करके कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 1 वर्ष। अब इसको आगे और बढ़ाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत ये देखा जाएगा कि मतलब परखा जाएगा कि क्या उस राज्य में चुनाव करवाया जा सकता है, मतलब चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर निर्वाचन आयुक्त या वेरीफाई करके संसद को सूचना दे कि भाई वर्तमान हालत ऐसी है कि उस राज्य में जहाँ पे आपातकाल लगा है राष्ट्रपति शासन, वहाँ पे चुनाव नहीं करवाया जा सकता, तो इसके लिखित चुनाव आयुक्त के लिखित अनुमोदन के बाद संसद है इसको और बढ़ा सकती है 6 महीने। तो इस तरह से ये जो राष्ट्रपति शासन है इसकी हाईएस्ट जो अधिकतम अवधि होती है वो आपको ध्यान रखना है। अधिकतम समय इसका है वो 3 वर्ष होता है, लेकिन 1 वर्ष तक तो संसद कर सकती है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा अगर ये शासन व्यवस्था को मतलब इस आपातकाल को बढ़ाना है तो निर्वाचन आयुक्त, चुनाव जो आयुक्त होता है, चुनाव आयोग के लिखित अनुमोदन के बाद, ठीक है ना, वो कहेगा भाई चुनाव नहीं हो सकता है, तो भी जो संसद है वो आगे और इसको बढ़ा सकती है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक ये रहता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? यानी जब ये व्यवस्था लगी है, अब इसमें सिंपल सा ध्यान रखना, जब भी ये आपातकाल लगाया जाता है तो विशेष बहुमत बहुत ज़रूरी होता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा के पृथक सदन से उपस्थित सदस्य के बहुमत और जो मतलब जो उसमें है, ठीक है ना, सदस्य, उसका बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होगा, तभी यह आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ना, तो इस तरह से अनुमोदन होता है। अनुमोदन सिंपल सा नहीं होगा। तो अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 356 का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जैसे होता है ना कि लाइट तो है लेकिन स्विच ऑफ कर दिया गया है, लाइट है लेकिन स्विच ऑफ कर दिया, मतलब अब वो सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह से राज्य सरकार है लेकिन राज्य सरकार के पावर है वो छीन लिए जाएंगे, या कभी कंडीशन ऐसी भी है कि राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से वहां पे निष्क्रिय कर दिया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्या यहाँ पे हो सकता है, राज्य व्यवस्था को स्थगित
एक स्थगित कर सभी कानूनी व्यवस्था राष्ट्रपति के नियंत्रण ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी अब इस तरह से राज्य सरकार को स्थगित कर दिया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ का जो पूरा कंट्रोलिंग है वो राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। अगर संसद में सत्र मौजूद नहीं, मतलब वो कह सकते हैं एक भी अगर सदन किसी लोकसभा का चुनाव होना है तो इस तरह से फिर राष्ट्रपति है वो पूरी तरह से अध्यादेश लागू कर उस व्यवस्था पर कंट्रोल करेगा। यानी अनुच्छेद 356 के तहत होता क्या है, राज्य सरकार समाप्त हो जाती है और पूरा का पूरा उस राज्य की व्यवस्था का नियंत्रण व्यवस्था चलाना वो केंद्र के पास आ जाता है, ठीक है ना। या कभी कभार होता है राज्य के अधिकार छीन लिए जाते हैं और मतलब निष्क्रिय कर दिया जाता है, पूरा कंट्रोल है वो राज्य के पास आ जाता है। तो इस तरह से व्यक्तियों के अधिकार लगभग अधिकार छीने जाते हैं, जिसमें विशेष जो होता है अनुच्छेद यहाँ पे बात करें 19 के तहत तो व्यक्ति को शेष स्वतंत्रता होती है 6 प्रकार की, वे अनुच्छेद 356 के तहत है वो व्यक्तियों से ली जाती है उस समय तक, जब तक राज्य में जो हालात है वो सही नहीं हो जाए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 356 धारा कब लगती है, जब किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चले, तब राष्ट्रपति देश की या संविधान की सुरक्षा को महत्व को देखते हुए, क्योंकि संविधान का रक्षक है वो न्यायालय और न्यायालय के साथ ही यहाँ पे राष्ट्रपति को बताया गया है, तो इस तरह से ये उसकी रक्षा का महत्व है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 356 धाराएं हैं वो भारत में कितनी बार यूज किया गया, तो ध्यान रखना जब तक आपको पता है वर्तमान में अगर बात करें 130 से भी ज़्यादा बार 130 बार से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 धारा का प्रयोग किया जा चुका है। समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 356 धारा का प्रयोग राज्यों में होता है, राज्यों की व्यवस्थाओं के लिए। तो अनुच्छेद 356 धारा का 130 बार से भी ज़्यादा बार यूज हो चुका है राज्यों में। और इसमें ध्यान रखना राष्ट्रपति शासन की ये एक धारा है जो बहुत विवादास्पद रही है, क्योंकि कुछ केंद्रीय सरकार है वो अपने स्वार्थपन की वजह से भी इस धारा का राष्ट्रपति के प्रभाव में उपयोग करवा देती है। तो इसमें इस धारा का दुरुपयोग बहुत हुआ है, विवादास्पद रहा है। तो इसको और अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए संविधान में 42वां और 44वां संशोधन हुआ था और इसके बाद इसको व्यवस्थित और नियंत्रित किया गया कि आप गलत तरीके से या दुरुपयोग से राष्ट्रपति शासन का घोषित या आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वित्तीय आपातकाल का, यानी अनुच्छेद बात करें 360। तो देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है और एक तरह से ध्यान रखेंगे कि 360। अब 360 के तहत देश पर किस तरह की आपातकाल की घोषणा हो सकती है, वित्तीय आपातकाल। किसका? वित्तीय आपातकाल। तो ये ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। अब इसमें सेम वही कंडीशन है जो हमने पहला यानी अनुच्छेद 352 में कहा था कि यह किसी भी देश में वित्तीय आपातकाल अपने जैसे अपने भारत देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करना है तो इससे पहले ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ऐसा घोषित तो कर दे लेकिन संसद अनुमोदन देगी। तो इसलिए क्या होता है, विशेष प्रस्ताव पास कर इसे घोषित किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा से पृथक दोनों से आपातकाल यानी एक वित्तीय आपातकाल घोषणा है, इसके लिए आपातकाल की घोषणा करनी है तो दोनों में पृथक रूप से जो उसके सदस्य है उसके बहुमत और उपस्थित सदस्य जो मतदान में भाग ले उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, पास होने के उपरांत ही इस आपातकाल को आगे 6 माह तक लगाया जा सकता है और आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये तो हो गया आपने कि वित्तीय कंडीशन होती है तब। अब वित्तीय आपातकाल कहने का मतलब है कि देश में एक तरह से इकोनॉमी संकट आ जाए, यानी पैसों की कमी है और अब देश की व्यवस्थाओं को चलाना है तो इनकम का सोर्स नहीं है, इनकम भी कम है, तब क्या करें, तब वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल के तहत जो
पूरे भारत में है, जो राज्य व्यवस्था है उस पर केंद्र का प्रभाव रहता है और सब वित्तीय जो मामले होते हैं वह केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी राज्य सरकार कोई भी अगर खर्च करना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति या मतलब केंद्रीय शासन संसदीय अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वित्तीय आपातकाल घोषित होने के बाद जितने भी आय व्यय के मामले होंगे वह सभी केंद्र के कंट्रोल में रहेंगे और हो सकता है यहाँ तक तो कर्मचारियों की सैलरी वगैरह है वो कम आदि कर दें, बंद कर दें, क्योंकि जब तक राज्य कंडीशन सही नहीं हो जाती, देश की कंडीशन सही नहीं हो जाती, तब तक वित्तीय आपातकाल लागू रहता है। और जैसे पता है ना कि परिवार जब डूब रहा है तो बच्चे को मौज करने थोड़ी देंगे, मतलब देश डूब रहा है तो एक अलग राज्य को छूट थोड़ी देंगे, तो पहले देश को मजबूत करना है, फिर राज्यों की सुरक्षा की जाएगी। तो इसलिए पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना है, वित्तीय आपात की घोषणा वित्तीय संकट यानी कि समय होता है, और ये समय आया था लगभग वित्तीय आपातकाल घोषित होने की जैसी कंडीशन थी जब 1991 में, उस समय उदारीकरण नीति को अपनाते हुए वित्तीय आपातकाल जैसे संकट को टाल दिया था। इसके अलावा जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कोरोना के समय कैसी कंडीशन हो गई थी, बिल्कुल ही एकदम जो इनकम है एकदम से जो फ्लो था वो टूट गया था। तो इस तरह से राजस्थान में तो यहाँ तक हुआ था कि कर्मचारियों की 20% जो सैलरी है वो कम कर दी गई थी, क्योंकि वित्तीय कंडीशन है वो सुधारनी थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपातकाल लगा नहीं था, बट इस तरह की व्यवस्थाओं में पहले से ही थोड़ा सुधार कर लिया ताकि प्रॉब्लम बढ़े नहीं। तो वित्तीय आपातकाल हो सकता है लागू, लेकिन ऐसा भारत में अभी तक अनुच्छेद 360 धारा लागू नहीं है, यानी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इससे संबंधित आपको अगर कोई डाउट है कि सर आपने ये जो समझा है मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, या कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं कि सर बहुत अच्छा है और या कुछ कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मैं हर एक का कमेंट देखता हूँ, ठीक है ना। हर एक जो कहता है कि सर ये जो भी मतलब जितने भी कमेंट आते हैं हर एक का मैं तुरंत रिप्लाई भी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो रिप्लाई जो कमेंट आते हैं वो हर एक का इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाई करें और चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जो जीके की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इससे संबंधित और कुछ भी सहायता चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा शेयर करेंगे तो और ज़्यादा आपके पास और नोटिफिकेशन भी जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।